नेक्स्ट जो है हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये दोनों ही जेनेटिक स्टफ़ हैं। और जो फ्रेडरिक मिस्चर था उसने वाइट ब्लड सेल की न्यूक्लियाई से एक कंपाउंड अलग किया जिसने उसे न्यूक्लियन कहा, जिसको इसने न्यूक्लियन कहा। और क्योंकि उसकी एसिडिक नेचर थी तो इसलिए उसे जो है न्यूक्लिक एसिड कहा गया। और रिपीटिंग यूनिट जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के वो इसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है इसके फिर आगे कंपोनेंट है राइबोज, पेंटोज, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। और अगर शुगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज होगी तो इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये दिया गया है OHH HOH HOH CH2OHH। और अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए कहेंगे। और इसमें ऑक्सीजन को मतलब कि राइबोस के कार्बन नंबर 2 के OH से हटा देंगे तो हमारे पास डीऑक्सी राइबोस आ जाएगा। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं इसकी फिर आगे दो एग्जाम हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में 2 रिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऊपर O लगा है, फिर N NH NH2 और N, और दूसरे रिंग पर N लगा है। और नेक्स्ट जो है पायरिमिडीन है, इनमें सिंगल रिंग होता है, इसका ये दिया हुआ है NH2 NO और NH। और जो फास्फेट ग्रुप है इसका फार्मूला है P डबल बॉन्ड O OH OH और OH। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये जेनेटिक स्टफ़ है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। और इसे फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले न्यूक्लियन से अलग किया, वाइट ब्लड सेल के यानी कि उसके न्यूक्लियस से। और उसकी क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर थी तो इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। इसके रिपीटिंग यूनिट जो है न्यूक्लिक एसिड की वो न्यूक्लियोटाइड है जिसकी आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फास्फेट ग्रुप, राइबोज और नाइट्रोजीनियस बेस। तो अगर इसकी पहले जो है हम शुगर देखें तो जो इसकी पेंटोज शुगर होती है अगर वो डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोज होगी, आरएनए होगा तो ऑक्सी राइबोज या राइबोज होगी जिसका ये रिंग बना हुआ है। रिंग बनाना है 4 कार्बन वाला और पहले OH H HOH HOH CH2OH और डीऑक्सी राइबोज में इसके कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को हटा दें। और फिर इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्यूरीन है डबल रिंग वाली है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाली है। और ये जो डबल रिंग वाली है इसमें है ONNN और दूसरे रिंग पे भी N लगा है। और ये जो सिंगल रिंग वाली है इसमें NNON, ठीक है। और बाकी H वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा देना। और फास्फेट ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। मिसाल के तौर पर हम मतलब कि राइबोज वाला कर रहे हैं तो राइबोज शुगर लें, ठीक है, और फिर प्यूरीन ले लें और फिर फास्फेट ग्रुप ले लें। तो देखें ये किस तरह से जुड़ किया है। फास्फेट ग्रुप जो है आके पहले इसके साथ लगा है OH P डबल बॉन्ड O OH O CH2। अब इसका जो CH2OH था उसमें से H चला गया और फास्फेट से OH चला गया, वाटर रिमूव हो गया तो ये इसके साथ जुड़ गया। और नेक्स्ट जो है फिर इधर से OH चला गया और उस रिंग में जो NH था वहाँ से हाइड्रोजन चला गया, वाटर रिमूव हुआ और ये रिंग जुड़ गया। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि इसके अंदर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। किस तरह से कि पहले एक न्यूक्लियोटाइड है फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है तो उसके दरमियान जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। किस तरह से होगा तो ये आप देख सकते हैं O P डबल बॉन्ड O, ये एक ईस्टर बॉन्ड और फिर P डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जो O P डबल बॉन्ड O फिर O और फिर एक रिंग लगा है तो ये जो 2 O आ रही हैं इसकी वजह से इसे डाई ईस्टर कह रही हैं, ठीक है। तो बाकी डबल बॉन्ड O और O माइनस वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा दें। तो ऊपर एक रिंग, नीचे एक रिंग और फिर O P डबल बॉन्ड O फिर O और फिर एक रिंग। तो ये हमारे पास फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम वास्टन और क्रिक, तो हमने फॉर्मेशन देख ली न्यूक्लियोटाइड की। हमने राइबोज शुगर को, प्यूरीन को, फास्फेट ग्रुप को मिलाया। फिर इसमें हमने फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड देखा, 2 रिंग्स होंगे और उनके दरमियान क्या होगा O P डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। और एक साथ P के साथ O माइनस भी अटैच होगा। फिर 4 ऑक्सीजन होते हैं फास्फेट ग्रुप में। नेक्स्ट जो है वास्टन और क्रिक मॉडल डीएनए का देखते हैं, बहुत ईजी है ये। तो ये 1953 में दिया गया और इसके मुताबिक डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और 2 शुगर फास्फेट की बैकबोन होंगी इसके अंदर, ठीक है, यानी कि शुगर की और फास्फेट की बनी हुई बैकबोन है इसके अंदर जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाहर की तरफ जुड़ी हुई है नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान। तो 2 शुगर फास्फेट बैकबोन है जो बाहर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, किसके दरमियान,
नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। तो ये जो बेसिस हैं ये दी गई हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। अब फिर वो कह रही हैं कि जो पेयरिंग होगी एडेनिन और थाइमीन और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान होगी, तो फिर वो कह रही हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये ट्विस्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि ये क्रॉस बैंड लाइक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह जुड़े हुए होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से। फिर वो कह रहे हैं कि रोजर एंड फ्रैंकलिन जो था उसने एक्सरे डायफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल की। ठीक है, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक इसने इस्तेमाल करके रोजर एंड फ्रैंकलिन ने इसका हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। और इसके अलावा इसने वास्टन और क्रिक मॉडल को एंटी पैरेलल मैनर में एक्सप्लेन भी किया। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि डीएनए जो है इसमें गुआनिन और साइटोसिन की तादाद बराबर होती है और एडेनिन और थाइमीन की। ये जो है चारगेफ रूल है कि डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमीन और गुआनिन और साइटोसिन की तादाद बराबर होगी। ये चारगेफ रूल है। फिर वो कह रहे हैं कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो ये इस रूल को ओबे नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एडेनिन और गुआनिन की और थाइमीन और साइटोसिन ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर थाइमिन आरएनए में होता ही नहीं है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। ये वैसे ही मैंने लिखा है कि A + G = T+। इस बात का मतलब है कि A T के बराबर है, G C के बराबर है। A और G ये प्यूरिन है, T और C जो है ये पायरिमिडीन है। अब देखिए इसे दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्यूरिन और पायरिमिडीन की ये जो रेशो है 1 आ रही है। तो नेक्स्ट जो है ईजी सा टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और लास्ट वो देखने से पहले मैं इसी को एक बार रिपीट कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो है ये वास्टन और क्रिक के कुछ अहम पॉइंट्स है, ये भी हम देख लेते हैं कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है और ये हर 3.4 नैनोमीटर के उसके बाद रिपीट होने लग जाता है, जिसके अंदर 10.5 बेस पेयर आती हैं। ठीक है, या फिर 11 बेस पेयर आप कह सकते हैं। और 2 स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और फिर वो कह रही हैं कि इनमें जो ग्रुप्स होती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में वो होती हैं, लार्जर ग्रुप को मेजर ग्रुप कहेंगे, आगे मैं स्ट्रक्चर से दिखाती हूँ, स्मॉलर ग्रुप को आप माइनर ग्रुप कहेंगे। फिर वो कह रही हैं कि हर टर्न के अंदर जो है 10 नाइट्रोजीनियस बेसिस आती हैं, हर टर्न में 10 नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे और डिस्टेंस 2 नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान 0.34 नैनोमीटर होगा। तो ये नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखें स्ट्रैंड्स इसके 3 to 5 और 5 to 3 वगैरह के 3 to 5, 5 to 3। नीचे देखें एक बात लिखी हुई है 3 एंड पर OH ग्रुप अटैच, पहले स्ट्रैंड में भी और दूसरे में भी 3 के साथ OH, और 5 एंड पर फास्फेट ग्रुप और दूसरे स्ट्रैंड में भी 5 एंड पर फास्फेट ग्रुप। पहला जाएगा 3 to 5, दूसरा जाएगा 5 to 3। तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। अच्छा, अब ये देखें ये शुगर फास्फेट बैकबोन इसकी बनी हुई है, ये मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है। इसके अंदर देखें A और T के दरमियान डबल बॉन्ड, G और C के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, और इन दोनों स्ट्रैंड के दरमियान फासला 2 नैनोमीटर। और फिर मैंने लिखा है कि जो एक टर्न है उसका कितना है डिस्टेंस, उसका है 3.4 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉन में देखें तो 34 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों माइनर और मेजर ग्रुप एक टर्न बना रही हैं जिनका फासला 3.4 नैनोमीटर है। फिर वो कह रही है कि जो एक हेलिक्स होता है वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉन, जो 3.4 नैनोमीटर का होता है। एक एंगस्ट्रॉन यानी कि 0.1 नैनोमीटर के बराबर है। तो 34 एंगस्ट्रॉन कितने के बराबर होगा, इसे 0.1 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉन आ गया, यानी कि 3.4 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास था। तो इसी वास्टन और क्रिक मॉडल को एक बार मैं रिपीट करके फिर हम लास्ट टॉपिक देखते हैं और फिर आरएनए और उसके टाइप्स वो बहुत छोटे से हैं। तो वास्टन और क्रिक मॉडल 1953 में दिया गया। इसके मुताबिक डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसमें जो 2 अपोजिट स्ट्रैंड होते हैं उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने बाहर की तरफ पकड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन जीनियस बेसिस के दरमियान अंदर की तरफ, और इसमें A और T और G और C, A और T डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, G और C ट्रिपल बॉन्ड से। और ये बेसिस इसमें 4 एग्जाम की हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। तो नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से। और फिर वो कह रही हैं कि रोजर फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करके बताया कि इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी लैडर लाइक अपीयरेंस होती है डीएनए के मॉलिक्यूल की, और चारगेफ रूल के मुताबिक इसमें एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन की तादाद बराबर होती है। आरएनए चूंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इस रूल को ओबे नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये चारगेफ रूल का बताया गया है। इस तरह से एक रिंग बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, फिर P यानी कि फॉस्फेट, फिर एक रिंग, फिर P, फिर एक रिंग। ठीक है, और इन 2 रिंग्स को और फिर दूसरी तरफ दूसरा रिंग बना हुआ है।
ठीक है, जो कि थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट है और नीचे उसके ओ लगा हुआ है, यानी कि पहले इसे उलट करके बनाया हुआ है। तो इधर से जी, उधर से सी, ठीक है। और ये 3 to 5 और 5 to 3 आ रही हैं, इधर से टी, इधर से ए, इधर से टी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इससे ये अटैच हैं। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, और ए और टी और जी और सी बराबर है 4 गेफ के मुताबिक। और डायामीटर इसका 2 नैनोमीटर है और ये रिपीट होगा हर 10 बेस पेयर यानी कि 3.4 नैनोमीटर के दरमियान। और ये दोनों एंटी पैरेलल स्टैंड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर माइनर ग्रूव है, मेजर ग्रूव है, दोनों मिलकर एक टर्न बना रही है। एक टर्न में 10 बेस पेयर आ रही हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका एक टर्न के बाद रिपीट होगा। तो इन दोनों का जो फासला है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का कंबाइन वो 3.4 नैनोमीटर यानी कि 34 एंगस्ट्रॉन है। शुगर फास्फेट बैकबोन है और OH के साथ 3 एंड पे OH अटैच होगा, 5 एंड के साथ फास्फेट ग्रुप। तो यही सारा हमने इसमें देखा। तो पहले क्या बताना है, 1953 में वास्टन और क्रिक मॉडल दिया गया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एंटी पैरेलल स्टैंड इसके जुड़े हुए होंगे, अंदर की बाहर की तरफ नाइट्रोजन स्पेसिस अंदर की तरफ। फिर इसकी वो 4 बतानी है, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। और फिर बताना है कि एंटी पैरेलल स्टैंड इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से अटैच होते हैं। और फिर ये बताना है कि इसमें मतलब कि 4 गफ ने कहा था कि ए और टी और जी और सी बराबर होंगे। और फिर और हमने क्या देखा था कि रोजलिंड फ्लैंकिन ने एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करके जो है इसका हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। और दूसरा ये लेटर लाइक अपीयरेंस से था। फिर इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर और एक टन में मेजर माइनर ग्रुप आ रही है और इसका डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन। इसमें शुगर फास्फेट बैकबोन है, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप और ये स्ट्रक्चर आप ड्रा कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो है हम डीएनए की रेप्लिकेशन के मॉडल्स देख लेते हैं। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहते हैं, इसके मुताबिक एक डीएनए का मॉलिक्यूल पूरा नया होगा और एक पुराना होगा, यानी कि पेरेंट डीएनए है ना, उससे 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बने, एक पूरा नया और एक पुराना। पुराने वाला पेरेंट से मिलता है, नए वाला डॉटर है। तो ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। डिस्पर्सिव में वो क्या कह रही हैं कि हर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है मिक्सचर होता है ओल्ड और न्यू का, मतलब 2 नए बनेंगे ना, उनमें से हर जो है मिक्सचर होगा ओल्ड का और न्यू का। जो सेमी कंजर्वेटिव है उसके मुताबिक हर डीएनए का मॉलिक्यूल उसके पास एक नया स्ट्रैंड होगा और एक पुराना पेरेंट वाला होगा। और सबसे ज़्यादा मतलब कि एक्सेप्टेड कौन सा, यही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, यानी कि एक पेरेंट वाला स्ट्रैंड और एक न्यू। तो ये 2 डॉटर डीएनए हैं। तो नेक्स्ट जो है हमने फॉर्म्स ऑफ डीएनए देखनी है। 3 फॉर्म्स हैं डीएनए की, बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए। बी डीएनए क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डीएनए की फॉर्म है। और ये ए डीएनए से मिलती है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। और इस हर 11 बेस पेयर के बाद जो है इसका टर्न होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट फॉर्म ए डीएनए से मिलती है, ये भी राइट हैंडेड हेलिक्स है और हर 11 बेस पेयर के बाद इसका टर्न होगा, ठीक है। तो बी डीएनए में हमने ये देखा और ये मतलब कि लिविंग सिस्टम में होती है। और ए डीएनए का क्या, ये भी राइट हैंडेड हेलिक्स है और ये मतलब कि लिविंग सिस्टम में नहीं होता, लिविंग सिस्टम की बॉडी के बाहर जहाँ पानी नहीं होगा, यानी कि इन विट्रो एनवायरनमेंट में होगा। और हर टर्न 12 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा। तो ए क्या है कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेकिन ये लिविंग सिस्टम में नहीं होगा, इन विट्रो एनवायरनमेंट में होगा जहाँ पानी नहीं होगा। इन विट्रो का वैसे मतलब क्या है, लिविंग सिस्टम से बाहर। और ये हर 12 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा। और नेक्स्ट जो है जी डीएनए है, तो ये एक कैनाल बना के उस पर यूँ ऐसे शो कर देना था, और सी, ठीक है, बी डीएनए ए डीएनए की। नेक्स्ट जी डीएनए, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है और ये वाइंड्स मतलब कि लिपटा हुआ होता है लेफ्ट साइड पर जिगजैग मैनर में। और हर टर्न जो है 13 बेस पेयर्स के बाद होगा और ये मसल सेल में होगा और वाटर डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, हर 13 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा ये, ठीक है। और जिगजैग पैटर्न में ये होगा। और ये मसल सेल, ये भी वाटर डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में और साथ मसल सेल में भी है, जिगजैग पैटर्न में, और हर 13 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा। तो ये हमारे पास हो गया बी डीएनए लिविंग सिस्टम में, ए डीएनए लिविंग सिस्टम से बाहर और इन विट्रो, जी डीएनए ये भी इन विट्रो और मसल सेल में। पहले वाला बी डीएनए 11 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा, ठीक है, दूसरे वाला 13 के बाद, और ये दूसरे वाला 12 के बाद, और ये 13 के बाद। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हो गई डीएनए की। नेक्स्ट जो है हम आरएनए देख लेते हैं। ये डीएनए की तरह है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें राइबोज, शुगर और फास्फेट ग्रुप है। और ये साइटोप्लाज्म में होता है और न्यूक्लियस में भी होता है, जहाँ पे डीएनए जो है इसे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनाता है। और इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, राइबोज शुगर,
नाइट्रोजीनियस बेसिस और फास्फेट ग्रुप। तो क्या है, डीएनए से मिलता जुलता मॉलिक्यूल है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है, साइटोप्लाज्म में भी है, न्यूक्लियस में भी। न्यूक्लियस में ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के अमल के ज़रिए से बनेगा, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी है। और जिसमें ये होगा ना वो ऑर्गेनेली मतलब खुद प्रोटीन बना सकती है, तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगी। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में भी है, न्यूक्लियस में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। और नेक्स्ट इसके पार्ट देख लें तो राइबोस, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फेट ग्रुप। तो ये देख लें कि ये जो कलर्ड पोर्शन है इसका, ये फास्फेट ग्रुप है, और ये जो अनकलर्ड है वो राइबोस शुगर है, और इससे ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, तो कलर्ड वाला फास्फेट, अनकलर्ड राइबोस, और ये जो रिंग निकल रहा है इसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ आरएनए है, ये ट्रांसक्रिप्शन के अमल से बनेगा डीएनए से, और ये डीएनए की मालूमात को स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन के अमल से डीएनए से न्यूक्लियस में बनेगा, और डीएनए की मालूमात को स्टोर करेगा और उसे प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं आरएनए, ये राइबोसोम बनाता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाएगा जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री है। टीआरएनए अमाइनो एसिड के कैरियर हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हम किरदार अदा करेंगे। जो वायरसेस हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए दोनों होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि फिर आरएनए और डीएनए का वो बताया गया। तो एमआरएनए जो है डीएनए से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए राइबोसोम बनाएगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड का कैरियर होगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर भी ना आप ड्रा कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए के। डीएनए का जो हम स्टार्ट में देख रहे हैं और आरएनए का ये वाला, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड। तो आरएनए का लीनियर स्ट्रक्चर और डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें राइबोस शुगर, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये अनस्टेबल होता है अल्केलाइन कंडीशन में, लेकिन डीएनए अल्केलाइन कंडीशन में स्टेबल होगा। और इसके यूनिट्स हैं एटीपी, यूटीपी, सीटीपी, जीटीपी। ठीक है, और उसमें डी लगाते जाओ, डी एटीपी, डी टीटीपी, क्योंकि थाइमीन की जगह यूरेसिल की जगह यहाँ थाइमीन आ जाएगा डीएनए में। तो डी एटीपी, डी टीटीपी, डी सीटीपी और डी जीटीपी। एटीपी, यूटीपी, सीटीपी, जीटीपी, और यहाँ पे डी एटीपी, डी टीटीपी, डी सीटीपी और डी जीटीपी। सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, वो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या फ़र्क है, वो सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, वो लीनियर स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें राइबोस शुगर, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर। और वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, लीनियर, हेलिकल स्ट्रक्चर, और वो अनस्टेबल होगा अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, ये स्टेबल होगा। उसमें राइबोस शुगर, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, और उसमें क्या आता है एटीपी, यूटीपी, सीटीपी, जीटीपी, और इसमें सब के साथ जो है स्मॉल टी लगाते जाओ, और वहाँ जो यूरेसिल लगा है उसकी जगह टी लगा दो। तो ये हमारे पास सारा हो गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी फैलो से शेयर करना ना भूलें। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि ये था ही ऐसा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।